Question of exercise 14.2 is we have to maximize z equal to 6x plus 5y. हमें 6x plus 5y को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. क्या क्या कंस्ट्रेंट्स दिए? फर्स्ट वन इज 3x plus 5y less than equal to 15. सेकेंड है 5x plus 2y less than equal to 10 and the third one is x y greater than equal to 0. स्टूडेंट सभी ध्यान देंगे. देखो परसों मैंने जब आपको एलपीपी का मॉडल समझाया था तो क्या बताया था कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक होता है ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन z, जिसको कि हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है. ठीक है, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ऐसा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन z होता है. आफ्टर दैट वी हैव लीनियर कंस्ट्रेंट्स यानी रिस्ट्रिक्शंस, कंडीशंस होती हैं जिनके बेसिस पर हमें अपने क्वेश्चन को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है. और लास्ट पार्ट क्या होता है? नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स. नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट का मतलब है जो हमारा वेरिएबल है ना x और y, वो वेरिएबल नेगेटिव नहीं होगा. तो एक एलपीपी की जो मॉडलिंग होती है उसमें ये तीन चीजें रहती हैं. अब सबसे पहले जब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है ना, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? हमें इन इक्वेशंस को प्लॉट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशंस हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस को आप ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट लीनियर कंस्ट्रेंट है इसकी बेसलाइन क्या बनती है? बहुत ब्रीफ में लिखना है बेटा, बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है. लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज द बेसलाइन ऑफ आवर फर्स्ट इक्वेशन. पहली इक्वेशन की बेसलाइन बनेगी 3x plus 5y इक्वल टू 15. ठीक है, टेबल बना लीजिए और टेबल में सिर्फ दो पॉइंट्स हम लेंगे. एक बार x को 0 रखेंगे तो y आता है 3, और दूसरी बार में जब मैं y को 0 रखूं तो x कितना आता है 5. सिर्फ ये दो पॉइंट्स हम लेंगे. कोशिश हमारी यही रहती है कि हम एक्सेस वाले पॉइंट्स को ही लें. उससे क्या होगा कि जो पॉइंट्स आप मार्क करोगे ना वो सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर आ जाएंगे, और जो पॉइंट्स हम मार्क करेंगे बीच वाला एरिया हमारा खाली रहेगा, तो हमें प्लॉटिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा. ये पर्पस होता है. तो x अगर 0 है तो y की वैल्यू 3 आती है, और y 0 है तो x की वैल्यू 5 आती है. अगर हम ऑरिजिन टेस्ट करें, ऑरिजिन टेस्ट समझते हो ना, पिछले साल भी जब आप चैप्टर 6 में ग्राफ बनाते थे तो हमें ऑरिजिन टेस्ट करना होता था. तो अगर हम 0 0 को पुट करें तो हमारे पास आता है 0 plus 0 less than equal to 15. इसी इक्वेशन के बेसिस पर आएगा ना, x को 0 रखा, y को 0 रखा, तो 0 plus 0 less than equal to 15. 0 less than equal to 15 जो कि ट्रू कंडीशन है, और ट्रू कंडीशन होने का मतलब है कि सॉल्यूशन it is a closed half plane which contains origin. ठीक है, तो ये क्लोज हाफ प्लेन है जो कि ऑरिजिन को कंटेन करेगा. क्लोज हाफ प्लेन क्यों? क्योंकि लेस देन और उसके साथ इक्वल दोनों साइन चल रहे हैं. अगर इक्वालिटी नहीं होती, अगर सिर्फ लेस देन होता है या सिर्फ मोर देन होता है तो हम बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन, लेकिन अगर इसके साथ इक्वल लग जाता है तो हम बोलते हैं क्लोज हाफ प्लेन. तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक क्लोज हाफ प्लेन आएगा जो कि ऑरिजिन को कंटेन करेगा. तो इट इज अ क्लोज हाफ प्लेन कंटेनिंग द ऑरिजिन. पहली बात क्लियर हो गई. अब आते हैं हम सेकंड वाली इक्वेशन पर. जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसकी बेसलाइन क्या बन रही है बेटा? सेकंड की बेसलाइन बन रही है 5x plus 2y is equal to 10. इसका अगर आप प्लॉटिंग करो तो इसकी प्लॉटिंग करके आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से आएंगे? प्लॉटिंग करके पॉइंट्स तो वही दो लेने. x को 0 रखा तो y 5, और y को 0 रखा तो x आया 2. ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपके पास आ जाएगा 0,5, एक आ जाएगा 2,0. अच्छा, इसमें भी ऑरिजिन टेस्ट करो. जब आप 0 0 को पुट करेंगे तो क्या होगा?
जब आप इस सेकेंड इक्वेशन में 0 0 को पुट करते हो तो आपके पास आता है 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 लेस देन इक्वल टू 10 विच इज अगेन ट्रू। और ट्रू रिजल्ट आने का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब होता है इट इज अ क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग ऑरिजिन। ठीक है, खाली ट्रू फॉल्स लिखकर नहीं छोड़ना। आपसे ट्रू और फॉल्स नहीं पूछा, आपसे ये पूछा ऑरिजिन को कंटेन करेगा कि नहीं। तो आपका जो रिजल्ट है, आपने ट्रू लिखा फॉल्स लिखा, दैट डजंट मैटर। मैटर क्या करेगा? आप ये मेंशन करो ऑरिजिन कंटेन होगा या नहीं होगा। तो अगर ट्रू रिजल्ट है तो कंटेन्स ऑरिजिन, फॉल्स है तो डज नॉट कंटेन ऑरिजिन। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने ऑरिजिन को पुट करके टेस्ट। और होता क्या है, किसी भी हाफ प्लेन में अगर एक पॉइंट इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना, तो उसकी तरफ के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए हम ऑरिजिन टेस्ट करते हैं। सबसे इजी पॉइंट पड़ता है 0 0 0 0 0 पुट करके देखा, सेटिस्फाई कर गया तो ऑरिजिन की तरफ वाला हाफ प्लेन, सेटिस्फाई नहीं करा तो ऑरिजिन के अपोजिट साइड वाला हाफ प्लेन, यानी इट विल कंटेन ऑरिजिन और इट विल नॉट कंटेन ऑरिजिन। ये दो चीजें होती हैं। अच्छा, फिर थर्ड नंबर पे आपको क्या दिया है? थर्ड नंबर पर आपको दिया है x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब होगा कि सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, द सॉल्यूशन विल लाई ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सारी चीजें अब देखो मैंने बहुत ब्रीफ में लिखी है, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। इन इक्वेशन, उसकी बेसलाइन, बेसलाइन से टेबल, टेबल से ऑरिजिन टेस्ट, ऐसे ही सेकंड का ऐसे ही। और थर्ड में तो हमने ज्यादा एक्सप्लेन किया ही नहीं। हम क्यों ये लिखें कि x इक्वल टू 0 ये होता है, भाई इतनी थ्योरी में नहीं जाना, क्योंकि उतनी ज्यादा थ्योरी के कोई मार्क्स नहीं होते। हाँ, मेन पॉइंट्स आ जाने चाहिए। तो मेन पॉइंट ये है कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों के पॉजिटिव होने का मतलब सॉल्यूशन लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे कहेंगे हमने, अब ग्राफ किसी का गलत बन जाए, ठीक है, और ग्राफ गलत बन जाए तो उनको होता है, बेटा आप लोग इसको ना एक बार मार्क कर लेना, मैं आपसे पॉइंट्स पूछूंगी कौन कौन से, क्योंकि मैंने रब कर दिया ये। बहुत बार ना बच्चे कहेंगे हमने इतनी थ्योरी एक्सप्लेन की, टीचर ने एक ही नंबर दिया। एक्चुअली एलपीपी के क्वेश्चन में जो ग्राफ आप बना रहे हो ना विद लैंग्वेज, वो ग्राफ एक ही नंबर का होता है, एक नंबर से ज्यादा का होता ही नहीं है, और वो भी विद लैंग्वेज है। तो हमें लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। और अपनी स्पीड भी मेंटेन करके चलनी है साथ साथ। चलिए, अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप आएगा प्लॉटिंग का। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ऑरिजिन हो गया। अब एक तरफ हमने नंबर्स लेंगे 1 2 3 4 5 6, दूसरी तरफ भी ले लिए। और बेसिकली आप देखो तो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन ज्यादा लिया, बाकी मैंने छोटे छोटे ले लिए। रीजन क्या है इसका? क्योंकि हमें अभी हमने क्या लिखा था कि हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आपको जो ग्राफ पेपर दिया जाए, आपने बीचों बीच एक्सेस बना दी। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, जैसे बोर्ड की उसमें भी ये ग्राफ पेपर आता है, ऐसे बनाएंगे। ऐसे बनाने से क्या हुआ? अब आपका ग्राफ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है, तो आपको खाली ये स्पेस मिली ग्राफ बनाने के लिए, और इधर इधर और इधर कुछ होना ही नहीं। क्यों नहीं होना? क्योंकि ग्राफ ही हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना था, तो हमने अपने आप ही अपने दिए गए ग्राफ पेपर को 1/4 पार्ट में रिड्यूस कर दिया। तो ये थोड़ा सा हम देख लेंगे कि हमें किस तरफ के पॉइंट्स ज्यादा चाहिए, उसके हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि एक्सेस सेंटर में ही बनानी है, इसलिए मैंने सेंटर में ना लेकर साइड में ले लिया, ताकि हमें यहाँ ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिले। जितना ज्यादा स्पेस मिलेगा उतना क्लियर ग्राफ बनेगा। अब देखो जरा, सबसे पहला पॉइंट कौन सा आया था? सबसे पहला पॉइंट था 0,3। हम पहले वाली को, फर्स्ट वाली को प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट वाली में पॉइंट आया था 0,3 और 5,0। ये दो पॉइंट है ना, 0 3 एंड 5 0, x0 y3 और x5 y0, दोनों को मिला दिया और मिला के थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल दो। और ये बाहर निकालने का पर्पस क्या है? इसके साथ हम लिखेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन है। तो इसके साथ लिख दिया 3x + 5y = 15। बहुत बार बच्चे ऐसे लिखते हैं इसके साथ greater than equal to 15 या less than equal to 15। दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? लाइन हमेशा इक्वालिटी की होती है।
लेस देन मोर देन का तो हाफ प्लेन होता है। तो आप लाइन के साथ लिख रहे हो, जब आप लाइन के साथ लिख रहे हो ना तो लाइन के साथ तो इक्वल का साइन ही आएगा, तो इक्वल टू। ये फर्स्ट हो गई। अब आती है बात की ये ओरिजिन को कंटेन करता है। हमें क्या बताया था जो हमने कैलकुलेट किया था, दिस हाफ प्लेन कंटेन्स द ओरिजिन। ओरिजिन को कंटेन करता है, तो ओरिजिन को कंटेन करने का मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट हमें लेना है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? फिर ये हो गया कंटेनिंग द ओरिजिन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, वो नेक्स्ट चीज क्या है हमारी? अगला है 5x + 2y इक्वल टू 10। 5x + 2y इक्वल टू 10 में एक पॉइंट को आया था, x अगर 0 है तो y 5 और 2 0, यही था ना? 2, 0 और 0, 5 दोनों को, इनको भी ज्वाइन किया, ये वाली लाइन आ गई, इधर लिख दिया 5x + 2y इक्वल टू 10। और इसका ग्राफ कौन सा था? इसका ग्राफ भी था कंटेनिंग द ओरिजिन। कंटेनिंग द ओरिजिन था तो ओरिजिन की तरफ में एरो लगा दिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था? द सॉल्यूशन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने परसों भी बताया था, ऐसे एरो लगा दिया करो। इस एरो का मतलब है x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो ये एरो लगा दिया। अब आती है बात कि हमारा फिजिबल रीजन कौन सा रहेगा। आप फिजिबल रीजन में एक एक्सिस से शुरू करो, जैसे मैंने एक्स एक्सिस से शुरू किया, एक्स एक्सिस के ऊपर का हिस्सा लेना है, उसके बाद हम किस लाइन पर पहुंच गए? इस लाइन के ओरिजिन की तरफ का हिस्सा लेना है, हल्की हल्की शेडिंग करते चलो। इस पॉइंट पर आकर हम अगली लाइन पर आ गए, अगली लाइन से भी नीचे का हिस्सा लेना है, फिर हम वाई एक्सिस पर आ गए, इसके भी राइट साइड का हिस्सा लेना है। तो देखो ऑटोमेटिकली आपका सभी रीजन जो है वो आ जाएगा आपके पास। सीक्वेंस में चलो, वो से चले इसके ऊपर, फिर इस लाइन के नीचे, फिर इस लाइन के नीचे और फिर इस लाइन के राइट में, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारा एरिया आ गया। अब इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, क्योंकि ये एक कॉर्नर है। मैंने परसों आपको एक चीज बताई थी कि जो भी हमारा फिजिबल रीजन आएगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अगर मिलेगी तो कहाँ मिलेगी? कॉर्नर्स पर मिलेगी। कॉर्नर पॉइंट मेथड बताया था ना परसों। तो कॉर्नर पॉइंट मेथड ये कहते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू व्हेनेवर एग्जिस्ट ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पर होता है। तो एक कॉर्नर तो देखो ये हो गया, ये तो बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट क्यों है? x भी 0 y भी 0, तो ये तो इसको मैक्सिमाइज करेगा नहीं वैसे, लेकिन एक कॉर्नर ये हो गया, दूसरा कॉर्नर a, तीसरा कॉर्नर b और फोर्थ कॉर्नर कौन सा हो गया बेटा? c। अब a के कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता चल रहे हैं 0,3 ग्राफ पेपर से, c के भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल रहे हैं 2,0, b के नहीं पता चल रहे। तो b के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करें हम? अब हमें ग्राफ पेपर से अगर तो पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 90% क्वेश्चन में नहीं पता चलता। तो नहीं पता चलता तो b के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? रफ पेपर लो, रफ पेपर पर सॉल्व करो। रफ पेपर में किसको सॉल्व करो? b पर कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? b पर पहली लाइन तो ये है, लिख लेते हैं इसको, 3x + 5y = 15। पहली लाइन तो ये है b पर, और दूसरी लाइन कौन सी है बेटा? दूसरी है 5x + 2y = 10। इन दोनों का सॉल्यूशन निकालो, और इन दोनों का सॉल्यूशन रफली निकालना है, पूरा पेयर सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इसको 2 से करते हैं तो 6x 10y 30, यही होता है ना, कोएफिशिएंट बराबर बना लो। ऊपर वाले को 2 से किया, नीचे वाले को 5 से किया, 25x 10y 50, माइनस किया तो -19x आ गया -20, तो x की वैल्यू 20/19 आई। अब बताना जरा मुझे, ऐसा पॉइंट आपको मिलता कभी? 20/19 तो नहीं मिलता, 1 पॉइंट समथिंग मिल जाता। ठीक है ना? तो x कितना आ गया? 20/19। अब x अगर 20/19 है तो इसमें रख देते हैं 5 × 20/19 + 2y10 है, तो 2y आ गया 10 माइनस, ये उधर जाएगा तो 100/19, कितना आ गया? 90/19। ये 2y की वैल्यू है, और ये अगर 2y है तो y आया 45/19। ये हमारा रफ वर्क है, ये फेयर वर्क नहीं है। तो ये सारी कैलकुलेशन हमें रफ में करनी है।
ठीक है। और रफ में करके यहाँ तो हम खाली क्या लिख देंगे 20,19, 45,19। इसमें भी एक काम क्या करो, पूरा पीछे वाले रफ पे करने की बजाय जो आपकी शीट होती है ना, शीट पर ही, ये आपकी शीट है जहाँ आप एलबीटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यहीं पर एक लाइन लगाओ और इस एरिया में सॉल्व कर लो, ताकि एग्जामिनर को दिखाई भी दे कि आपने सॉल्व करके निकाला। कई चीजें ना प्रेजेंट करनी भी जरूरी होती है, नजर तो आना चाहिए ना आपने खुद सॉल्व किया है। तो आप वो रफ वर्क इधर ही कर सकते हो, बस उसका फेयर कैलकुलेशन जो होता है ना, एक एक पॉइंट लिख लिख कर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से किया, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट आ गया 20/19, 45/19। और 14.2 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, जहां हमें सिर्फ प्लॉटिंग ही करनी है, वहां आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। जो हम फ्रेमिंग वाले क्वेश्चन करते हैं ना, उनमें पूरे पूरे पॉइंट्स आ जाते हैं, उनमें दिक्कत नहीं आती। जहाँ क्वेश्चन गिवन होता है ना, खाली इनइक्वेशंस गिवन होती है, वहां ये दिक्कत आती है, इसलिए सॉल्व कर लेना चाहिए। और एक और बात भी है, मान लो आपको ग्राफ पेपर से पता भी चल रहा है ना, तभी आप एक बार उन लाइंस में पुट करके चेक जरूर करो कि जो पॉइंट आपने निकाला वो ठीक भी निकला कि नहीं। पता चले ग्राफ पेपर से आपने लिख दिया 1,1.5 और पता चले वो 1 और 1.5 थे ही नहीं, क्या होगा, गलत हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशंस नहीं लेनी इसमें, अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करेगी, पूरा फेयर सॉल्व करना। तो चलो अब इसके बाद हमें क्या लेनी है, वैल्यू ऑफ z। अब जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है कैलकुलेशन पार्ट, जो कि सबसे मेन है। अब इस कैलकुलेशन में क्या करना है हमें, एक तरफ तो हम रखेंगे पॉइंट। कौन सा पॉइंट रखोगे, कौन सा पॉइंट रखोगे बेटा, कॉर्नर पॉइंट। एक तरफ तो हमने क्या पुट करना है, कॉर्नर पॉइंट, और दूसरी तरफ हमें निकालना है z। z किसके बराबर है, z इज 6x प्लस 5y। तो z है 6x प्लस 5y। इसको भी क्या करना था हमें, वी नीड टू मैक्सिमाइज, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है हमें, ये है। तो सबसे पहला कॉर्नर O 0 0 0 0 पर तो 0 ही आएगी, छोड़ दो। अगला है ए पॉइंट कौन सा है बेटा, ए है 0,3। ए 0,3 का मतलब है z की वैल्यू आएगी 6 into 0 plus 5 into 3 यानी कि 15। सिंपल सी कैलकुलेशन है ये, 0 0 पर 0, 0 3 पर 6 multiplied by 0 plus 5 into 3, तो 0 plus 15 15। अगला पॉइंट बताना जरा, अगला पॉइंट है बी। बी कौन सा है, ये वाला, क्या 20/19 और 45/19। तो 6 into 20/19 प्लस 5 into 45/19 कर लो सॉल्व, कितना आता है निकालेंगे सभी स्टूडेंट्स, क्या वैल्यू आती है, यहाँ कर लेते हैं। देखो 6 into 20 तो 120/19, ऊपर आंसर देंगे खाली। 5 into 45 225/19, तो कितना आया 345/19। तो 345/19 इसको ना थोड़ा डेसिमल में ले आओ, डेसिमल में लेकर आओ 345/19 को। हरी अप प्लीज, कितना आया, ये आ रहा है 119 into 1, उसके बाद बचा 15, 155, 16 पॉइंट समथिंग की 17 पॉइंट समथिंग, क्या वैल्यू आ रही बेटा, निकालो जरा। इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे, तो डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ रहा है 18.15। चलिए ठीक है, मान लिया। सी पॉइंट अब अगला, अब अगला पॉइंट कौन सा है, सी। अब सी पॉइंट पर क्या होगा, सी पॉइंट पर आपके पास है 2,0, 2 0 आ रहा है। अब सी है 2,0, तो 2,0 का मतलब 6 into 2 plus 0 यानी 12। अब आप देख सकते हो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी बन रही है, 18.15 है ना, ये वैल्यू मैक्सिमम है। और ये मैक्सिमम किस पर आया, इस पॉइंट पर आया। तो आपका जो फाइनल आंसर होना चाहिए, वो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, your final answer will be maximum z is
फ्रैक्शंस में लिखना, वो डेसिमल में तो एक अंदाजा दिया था हमने, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितनी आएगी, 345 डिवाइडेड बाय 19 एट x इक्वल टू 20/19 एंड y इक्वल टू 45/19, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अभी क्वेश्चन बहुत लेंथी लग रहा होगा आपको, लेकिन ये लेंथी है नहीं। एक तो हमारे पास स्पेस कम है थोड़ा सा बोर्ड पर, दूसरा क्या है कि पहली बार जब कोई चीज करते हैं ना तो लंबा लगता ही है, जब आप सेकेंड क्वेश्चन करोगे तो इतना बड़ा नहीं लगेगा। तो ये केस था बाउंडेड वाला। अभी आज में से बाउंडेड वाले क्वेश्चंस करवा रही हूँ, अनबाउंडेड वाले आज नहीं लूंगी मैं। एक बार एक केस क्लियर समझो, जब वो समझ आ जाएगा फिर नेक्स्ट पर आएंगे। तो आज जो क्वेश्चन मैंने लिया ये कौन सा था, इट इज फॉर बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो ये बाउंडेड फिजिबल रीजन का क्वेश्चन था। नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन पर आइए जरा। अब इसमें आप लोग खुद देख सकते हो, हमने कैलकुलेशन को शो किया, लैंग्वेज का रोल कम से कम है, ठीक है। सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज किए इसके अंदर पर।